अनम्यूट कर ले रंजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय कल्पना बहन जी, बहुत बढ़िया आपने आज योग क्लास ली। मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज के द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता जी हमारे सदन में आ चुके हैं, तो मैं आदरणीय बुंदेला भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप उनको सादर आमंत्रित करें। जी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह भाई। आदरणीय राकेश कुमार जी भाई साहब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय राकेश कुमार जी भाई साहब। आपने परिचय नहीं दिया, राकेश जी का परिचय डॉक्टर साहब पर परिचय करा के आमंत्रित करें, सदन को परिचय हो जाए उनका, जो लोग नए जुड़े होते हैं। बुंदेला जी। आज हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आज इतिहासविद एवं संपादक हैं उक्ता भारत समाचार पत्र के, और भारत को समझो अभियान के पूरे देश में भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आज जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं और मंच पर आए। मेडिटेशन मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधिया अग्ने मेधाविनम्। सदन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बहनों, भाइयों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस अर्थात भारत के संस्कृति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 सितंबर है और आज ही के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव भारत के संविधान सभा में आया था। आज शाम 4 बजे से 14 सितंबर तक बहस चली थी हमारी संविधान सभा में, और एक संस्कार जो उसी समय, जिसको हमारे यहाँ पर छठी पूजा कहते हैं, छठी पूजन कहते हैं, वो उसी समय पड़ गया कि भाषा के लिए बहस हो रही थी और बहस हो रही थी अंग्रेजी में। हिंदी के लिए बहस हो रही थी और चल रही थी बहस अंग्रेजी में। उससे पहले भारत के लिए कौन सी राजभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस पर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, कांग्रेस की ओर से और अन्य जो बाहरी लोग थे, जो उस समय, बाहरी से मेरा अभिप्राय है कि जो हमारी संविधान सभा में नहीं थे, जिनमें सावरकर जी प्रमुख थे, वो बाहर से रह करके देश की राष्ट्रभाषा के लिए काम कर रहे थे। और नेहरू जी देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राजभाषा बनाने के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जबकि सावरकर जी 1906 से कहते आ रहे थे। 1906 का अभिप्राय हो गया कि जब उन्होंने 1857 की क्रांति के लिए ग्रंथ लिखा कि वो 1857 की क्रांति कोई पुलिस का गदर नहीं था, बल्कि वह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। और इसको लेकर के उन्होंने विदेश में भारत के स्वाधीनता संग्राम की ज्योति जलाई। वहां पर अनेक क्रांतिकारियों को उन्होंने एकत्र किया और देशभक्ति का संचार उनके भीतर करने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया।
वो उस समय से कहते आ रहे थे। और उनका एक मानना और भी था कि हिंदी संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। संस्कृत के पवित्रतम वैज्ञानिक और व्याकरणिक ग्रामेटिकल शब्दों की भरमार और शब्दों की उपस्थिति उसके भीतर होनी चाहिए। जबकि जो लोग हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे थे, मैं किसी के लिए पूर्वाग्रह से नहीं बोलता हूं, मैं सत्य को रखने का प्रयास करता हूं। जो लोग इस देश में हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि देश के भीतर देश की राजभाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन उसमें अरबी, फारसी, उर्दू के भरपूर शब्दों को दे दो, संस्कृत के नहीं। आपके देश से जुड़ी हुई आपकी निजता के, अस्मिता के प्रतीक शब्दों को उसमें प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं था, अपितु विदेशी भाषाओं से उसको भर दो। और इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें कभी कभी विद्वान लोग उस समय कह रहे थे, कुछ ने कहा कि 30% शब्द तो हिंदी के पास उर्दू के हैं, किसी ने कहा कि 50% है, किसी ने कहा कि 70% शब्द हिंदी दूसरी भाषाओं से और विशेष रूप से उर्दू से लिए हुए हैं। अब ये उर्दू क्या बलाय थी? उर्दू कोई अपने आप में भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं है। आज भी आप देखते होंगे कि जब हमारे सैनिक कहीं जाते हैं, कन्नड़ वाले, मलयालम वाले या तमिलनाडु वाले यदि उत्तर भारत में आ जाते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी हिंदी वो सीख लेते हैं। और जब हमारे इधर के उत्तर भारत के दक्षिण में किसी भी प्रांत में जाते हैं तो थोड़ी बहुत उनको भी मराठी या दूसरी भाषाएं या कन्नड़, तमिल आदि आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये फौजी रिसाले की भाषा हुआ करती थी। जो मुगल यहाँ पर आए, तुर्क आए, अफगानी आए, जो भी विदेशी आए, जो जिन्होंने जहां जहां से जैसे जैसे शब्द मिले उनको लेते गए और उन्होंने टूटी फूटी जो अपनी बोली बनाई, भाषा नहीं बोली बनाई, उस बोली से विकसित हो गई उर्दू। और उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़, यानी कि जहां पर विदेशी भाषाओं के शब्दों की भीड़ लगी हो, मेला लगा हो, उसको उर्दू कहते हैं। तो जो अपने आप में खिचड़ी थी, जो अपने आप में शुद्ध व्याकरणिक आधार पर जिसका निर्माण नहीं हुआ था, उसको आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा था नेहरू जी की ओर से, विशेष रूप से देश की राजभाषा के लिए। जबकि इस बात का विरोध सावरकर जी करते आ रहे थे। अब सावरकर जी ने अपने चिंतन में इस देश के लिए जो भाषा स्वीकार करने का प्रयास किया, उस पर उनके देखिए आज कितने शब्द हमको सावरकर जी के दिए हुए हिंदी में मिलते हैं। एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनको हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, परंतु हमको ये याद नहीं है कि इसका आविष्कार शब्द का किसने किया था। जैसे कि दिनांक शब्द है, दिनांक, दिन का अंक, आज दिन का कौन सा अंक है? दिनांक। तारीख से बदल करके उन्होंने हिंदी को शब्द दिया दिनांक बोलिए। जो लोग उर्दू की भाषा के लिए प्रयास कर रहे थे और हिंदी को समृद्ध करने के दृष्टिकोण से हिंदी में अनेक शब्दों को, विदेशी भाषाओं के शब्दों को भरने का प्रयास कर रहे थे और उसको हिंदुस्तानी के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे थे, उनको नए शब्द देते हुए सावरकर जी ने फीस के स्थान पर फी जो होती है, इंग्लिश का शब्द है फी, उसका शुल्क शब्द, ये सावरकर जी की देन है। इसके अतिरिक्त क्रमांक, जो जिसको हम सीरियल से कहते हैं, वो सीरियल शब्द भी उन्होंने हटा करके सावरकर जी ने दिया क्रमांक। ये सावरकर जी का दिया हुआ शब्द है।
इसके अतिरिक्त दिग्दर्शक, डायरेक्टर के लिए, चित्रपट सिनेमा के लिए, मध्यांतर मध्यांतर जो इंटरवल बोलते थे, जिसको जो आजकल भी बोलते हैं हाफ टाइम भी बोल देते हैं कई लोग, उपस्थित को, हाजिर को जो उन्होंने हिंदी दी उपस्थित, और रिपोर्ट शब्द आज भी जो का त्यों प्रयोग किया जाता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि रिपोर्ट का हिंदी शब्द क्या है, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने शब्द दिया हमको कृतिव्रत, और नगर पालिका उन्हीं का दिया हुआ शब्द है जो म्यूनिसिपलिटी का हिंदी अर्थ है। महापालिका, कॉरपोरेशन का हिंदी अर्थ उन्होंने दिया। मेयर का हिंदी अर्थ उन्होंने दिया, मेयर शब्द निर्मित किया। मेयर का हिंदी अर्थ देते हुए उन्होंने कहा महापौर। महापौर दिया हुआ शब्द सावरकर जी का है। सुपरवाइजर के लिए उन्होंने पर्यवेक्षक शब्द दिया, उन्हीं का दिया हुआ शब्द। कितने प्यारे प्यारे शब्द, और हिंदी के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। नहीं तो यदि सावरकर जी जैसे लोग नहीं होते तो आज कितनी खिचड़ी भाषा, और बना भी दी है, अब तो बन भी गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आज भी इस प्रयास की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के माध्यम से ऐसे लोग निकल करके आए साहित्य के क्षेत्र में, जो हिंदी की वास्तव में सेवा करना जानते हैं, चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। उनके लिए सावरकर जी इस क्षेत्र में बहुत प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। सावरकर समग्र को पढ़िए आप, पढ़ने में कितना आनंद आएगा, कितने गौरव बोध की प्रतीति हमको होगी। अपने आप मालूम पड़ जाएगा, जो लोग भाषाओं के नाम पर लड़ने का प्रयास करते हैं उनको पता चल जाएगा कि सावरकर जी ने कहाँ रह करके, मराठी होकर के, और वहां से रह करके देश के लिए कितना बड़ा काम किया। उनके उस प्रयास को हम नमन करते हैं। विश्वस्त शब्द उन्हीं का दिया, जो ट्रस्टी के लिए दिया था। और गणपूर्ति जो आजकल हम कोरम के लिए बोलते हैं, ये सावरकर जी का दिया हुआ शब्द है, जिसको उन्होंने गण संख्या भी कहा है। स्तंभ, कॉलम जो है, कॉलम का कोई हिंदी अर्थ नहीं था। कॉलम जो का त्यों बोला जाता था, कॉलम के लिए उन्होंने कहा स्तंभ। और मूल्य, जो कीमत बोली जाती थी, और कीमत को ही हिंदी समझते थे लोग, लेकिन ये हिंदी नहीं थी। ये इसका हिंदी में वास्तविक अर्थ उन्होंने दिया मूल्य। और गतिमान, नेतृत्व, लीडरशिप बोली जाती थी, लीडरशिप, रहनुमाई, ये शब्द प्रयोग किए जा रहे थे, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे थे। और यदि आप उसको देखेंगे, नेहरू जी की जो भी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसमें देखें आप, रहनुमाई शब्द प्रयोग होंगे। कहीं पर भी वो हिंदी का नेतृत्व शब्द प्रयोग करते नहीं मिलेंगे। सेवानिवृत्त, जो रिटायर्ड व्यक्ति के लिए बोला जाता है, ये सेवानिवृत्त शब्द भी सावरकर जी का दिया हुआ है। इससे पहले वो जो का त्यों शब्द बोला जाता था, रिटायर्ड। वेतन, पगार के लिए वेतन शब्द सावरकर जी ने दिया। विशेषांक, जो किसी पत्रिका का, किसी समाचार पत्र का आदि का निकलता है, वो विशेषांक शब्द सावरकर जी की देन है। खास अंक, इसको पहले बोला जाता था। दूरदर्शन, टीवी के लिए दूरदर्शन शब्द देने वाले सावरकर जी थे। टेलीफोन के लिए दूरध्वनि या दूरभाष शब्द देने वाले सावरकर जी थे। असेंबली के लिए विधिमंडल शब्द देने वाले सावरकर जी थे। और अर्थ संकल्प, आज तक किसी ने यह शब्द प्रयोग नहीं किया, आज तक कोई प्रयोग नहीं करता। इसका अर्थ संकल्प होता क्या है, हमने खूब सुना है। इसका दूसरा शब्द हमने खूब सुना है, प्रतिवर्ष सुनते हैं, खूब चर्चाएं होती है, घर में भी खूब चर्चाएं होती है। बजट के लिए शब्द दिया उन्होंने अर्थ संकल्प। कितना प्यारा शब्द है, यदि प्रयोग किए जाए तो हमारी हिंदी कितनी समृद्ध होगी। लगेगा कि इसके पास कितनी मालामाल है, कितनी धनी है अपने आप। मुख्याध्यापक भी शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं तो इससे पहले इसको हेडमास्टर कहा जाता था, कहीं प्रिंसिपल भी कहते थे। और प्रोफेसर शब्द बहुत सुना, आप में से बहुतों को पता भी होगा इसका हिंदी अर्थ, क्यों इसका सुन लिया जाता है। प्राध्यापक शब्द जो देने वाले हैं वो सावरकर जी हैं। स्कूलों में जो परीक्षक जाते हैं एग्जामिनर के रूप में, उस एग्जामिनर को सबसे पहले उसका हिंदी अर्थ परीक्षक देने वाले सावरकर जी थे। अब एक बात, सीज फायर बहुत सुना है। सीज फायर का हिंदी में अर्थ क्या होता है कोई नहीं बोलता। अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी, रेडियो आदि पर आप देखते होंगे, सब पर यही चलता है। लेकिन उसका हिंदी अर्थ सावरकर जी ने दिया।
और अपने लेखन में उस शब्द को बार बार प्रयोग किया है, शस्त्र संधि देने वाले सावरकर जी। और एक बात, आपने जो आप में से आरएसएस से जुड़े लोग हैं, सज्जन हैं, उन्होंने उस शब्द को बहुत सुना होगा, संचलन, परेड के लिए संचलन। ये संचलन शब्द भी सावरकर जी ने दिया था। इस प्रकार से उनके द्वारा रेडियो को भी नभवाणी, आकाशवाणी, ये शब्द देने वाले भी सावरकर जी थे। इस प्रकार से संस्कृत के अच्छे शब्दों को उन्होंने हिंदी में ला करके स्थापित किया और इस प्रकार हिंदी की एक अच्छी सेवा करने का उनका संकल्प भी पूर्ण हुआ। कोई भाषा का विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं किसी प्रकार का भी, क्योंकि सावरकर जी इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जिस समय हम विदेशियों को भगाने में यहाँ लड़ रहे थे, उनको भगाने का संकल्प लेकर के उस संकल्प की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भाषाएं बोलियों के रूप में हमारे देश में विकसित हो गई। जितनी भाषाएं हैं देश में जो आज बोली जाती हैं, ये सारी की सारी संस्कृत से निकली हुई भाषा, और संस्कृत से निकली हुई भाषा होने के कारण उनमें बहुत सारे शब्द संस्कृत के आज भी मिल जाते हैं, सब भाषाओं में मिलते हैं। लेकिन जिस समय 712 में मोहम्मद बिन कासिम इस देश पर आक्रामक के रूप में आया, तो उसने बहुत एक नई क्रांति को, एक नई सोच को भारत के लोगों के भीतर पैदा करने में सफलता प्राप्त की। वो कोई सकारात्मक सोच, सकारात्मक बात नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों की सकारात्मक बात थी वो, कि विदेशियों को यहाँ टिकने नहीं देंगे। जो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे देश को मिटाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, चोटी और जनेऊ को मिटाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर किसी भी स्थिति में टिकने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थितियों में उन लोगों ने जो उस समय इस संकल्प को लेकर के उन विदेशियों से लड़ रहे थे, खासतौर से जब तुर्कों का शासन आया 1206 से 1526 तक और 1526 से 1707 तक, विशेष रूप से मुगलों के जमाने में, इतने काल में जो 500-600 वर्ष का ये कालखंड रहा, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक योद्धा, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो देश से इनको भगाने का काम कर रहा था, अपने आप को उसने महलों से निकाल करके महाराणा प्रताप का अनुयायी बन करके, शिवाजी का अनुयायी बन करके वो जंगलों में जाकर के रहने लगे। एस रामफल जी ने एक पुस्तक लिखी है, मैंने पूर्व में भी शायद उसका आपके लिए संकेत किया था, कि मध्य काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो क्षत्रिय वंश के लोग हुआ करते थे, आज के पिछड़े, आज के दलित, आज के शोषित, सब उपेक्षित लोग उन्हीं की संतानें हैं, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों वर्ष तक जंगलों में रह करके, वनखंड में रह करके अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित किया। अब जो 500-600 वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में रहे हो, उनके लिए विद्यालय कहाँ रह गए? तो वो मानसिक रूप से पिछड़ गए, बौद्धिक क्षेत्र में पिछड़ गए, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गए, सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़ गए। तो उनके पास उस समय ये ध्यान देने का समय नहीं था कि बच्चों का निर्माण कैसे किया जाए, भाषा संस्कृति की रक्षा कैसे हो, पहले देश बच जाए। ये समस्या बड़ी सामने आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या थी ये उनके लिए उस समय, और इसके दृष्टिगत ही उनको ये निर्णय लेना पड़ा, ये काम करना पड़ा कि अपने आप को उन्होंने महलों से निकाल करके, अच्छे ऐशो आराम की जिंदगी से निकाल करके दूर जंगलों में ले जा करके स्थापित करना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप जैसी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं थी, बोलियां थी, वो धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ी हो गई, और बड़ी होकर के उन्होंने हिंदी से, संस्कृत से, अपनी संस्कृति से कंपटीशन करना आरंभ कर दिया, प्रतिस्पर्धा करनी आरंभ कर दी। उनको इन विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, और जो जिन लोगों को देश की सत्ता मिली वो भी उनकी कॉपी थे, उन लोगों ने और हवा देनी आरंभ की, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से भाषाओं को
उकसा करके देश का अहित किया गया। लेकिन ये इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि संस्कृत को मृत भाषा घोषित किया गया, जो मृत भाषा न होकर के अमृत भाषा थी, अमृत भाषा थी, जो कभी मरती नहीं, जो पवित्रतम भाषा थी, जो वैज्ञानिक और व्याकरणिक भाषा थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया। और मृत घोषित करने के पश्चात जो उससे निकली हुई शब्दावली है उसको भी उपेक्षित करने का प्रयास किया गया। विदेशियों के प्रति समर्पित हो जाओ। इसलिए इस दिवस को 14 सितंबर को हमें अपने लिए संस्कृति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हिंदी दिवस नहीं, संस्कृति दिवस। संस्कृत का भी दिवस और संस्कृति का भी दिवस, जो हमें आत्मबोध कराता है, गौरवबोध कराता है, इतिहास बोध कराता है, अपने अतीत का वास्तविक दिग्दर्शन कराता है, उसके प्रति समर्पण का दिन। और कोई हिंदी से अलग कोई भाषा नहीं उस दिन। भाषाएं सारी सीख हैं, अंग्रेजी भी सीख है, लेकिन मां को भूलकर नहीं। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, मेरे एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग, विद्वान लोग, राजभाषा से जुड़े हुए लोग, राजभाषा जो आयोग अपना देश में काम करता है उससे जुड़े हुए लोग वहां पर थे। जो मंचासीन लोग थे उनमें से जो पहले वाले थे मंचासीन, उनका वो संयोग से मुसलमान थे। उन्होंने वहां से उर्दू का गुणगान करना आरंभ किया हिंदी दिवस पर। आपको मालूम होगा 10 जनवरी प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। 14 सितंबर हम राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। उस दिन वो कार्यक्रम हो रहा था। पहले व्यक्ति ने उर्दू का गुणगान करना आरंभ किया और कह दिया कि ये दोनों बहन बहन हैं। तो उर्दू हमारी मौसी हुई या उर्दू वालों की हिंदी मौसी हुई, एक ही बात है। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि वो बात वहां से बढ़ते बढ़ते और जितने मंचासीन लोग थे सब तक चली गई। और लास्ट के भी जो वक्ता बोले वो एक गणमान्य व्यक्ति थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने आगे जाकर के कह दिया कि अटल जी ने तो उर्दू को और इसको जो है बुआ की संज्ञा दी है। अब मौसी और बुआ दोनों हो गई उर्दू। कोई बात नहीं थी, बुरी बात नहीं थी, कर लीजिए गुणगान आप, लेकिन समय का तो, अवसर का तो ध्यान कीजिए। आज अवसर कौन सा है? ये एक अच्छी बात थी कि उन महोदय ने, जो संचालक महोदय थे, उन्होंने मेरा स्थान उसमें बोलने में पीछे रखा। तो मैंने कहा कि आज हिंदी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और एक वक्ता ने आरंभ किया और हमारा सारा मंच हिंदी को छोड़ करके उर्दू के गुणगान में निकल गया। पूरा क्रॉस होगा, वेद व्यास जी बन गए आप। जैसे व्यास जो है एक बिंदु से निकल करके दूसरे की तरफ चला जाता है, वैसे ही सारा मंच इधर से लेकर के वहां तक सारा बोलता चला गया। आज तो कम से कम हिंदी को सम्मान देने के लिए उस पर बोलना चाहिए था। मैंने कहा कि देखिए, मौसी जो होती है वो बड़ी हत्यारिन होती है। कितने किस्से कहानी उसके बारे में सुने जाते हैं, मौसी ने ये कर दिया, उसकी हत्या करा दी, फला कर दिया, वो कर दिया। मौसी तो बड़ी घातक होती है। और बुआ भी ठीक है कि वो उससे कहीं ज्यादा बढ़िया होती है, लेकिन अंत में बुआ के घर भी रुका नहीं जाता, बुआ के घर से भी माँ के घर ही लौटना पड़ता है। तो माँ के घर ही आ जाओ, और विशेष रूप से तब जब माँ की ही आरती हो रही हो और माँ की आरती का ही दिन हो, तो माँ के लिए ही काम कर लो। हम मौसी का भी सम्मान करते हैं, बुआ का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनका एक स्थान विशेष होता है, सीमाएं होती हैं। इस बेतहाशा अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा से अपने आप को मुक्त कीजिए।
मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि हम सामान्य रूप से जब बैंकों में जाते हैं तो वहां पर अपने हस्ताक्षर इंग्लिश में करते हैं। उनके लिए संकल्प लें आप कि मैं हिंदी में अपने हस्ताक्षर करने आरंभ करूंगा। आप जाएं, 14 सितंबर को यदि बैंक खुलता है, अन्यथा 13 में जाएं कल, अन्यथा 15 में जाएं, जब भी मिलता है समय आपको जाएं और वहां पर अपने हस्ताक्षर करके आए कि मेरे हस्ताक्षर आज से ये होंगे। हिंदी दिवस निकल जाता है और भी दिवस निकल जाते हैं, संकल्प नहीं ले पाते हम, गुणगान करते हैं, केवल गुणगान व्याख्यान सब चलते हैं, लेकिन कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपना करके हमें काम करने की आवश्यकता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं आज तक वो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। नहीं, वो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से परंपरा में जो चीजें आ जाती हैं हम करते चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब ध्यान आ जाए तभी समझ लेना चाहिए कि आज सवेरा हो गया। तो जिस समय इसको संस्कृत के बारे में बताना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर जी, जो लोग आज जय भीम और जय भीम की बात करते हैं, उनके विशेष रूप से कान खोलने की आवश्यकता है। ये देशभक्तों का मंच है, राष्ट्र प्रेमियों का मंच है, बहुत ही गौरवपूर्ण गरिमामयी मंच है, सदन है। इस मंच से जो आवाज निकले, यहां का एक एक सांसद, मैं सांसद प्रयोग कर रहा हूं, जनप्रतिनिधि है, वो लाखों करोड़ों को प्रतिनिधित्व दे रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है, ये मानिए आप अपने आप। तो हम यहां से निकले तो लोगों को जाकर के बताएं कि जय भीम और जय भीम की बात करने वाले लोगों जरा ध्यान से सुनो। जब इस देश के लिए राजभाषा का संकल्प संविधान सभा में आ रहा था और जिसे कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियां जय भीम और जय भीम वाले और संविधान को लहराने वाले, संविधान को लहरा करके वोट मांगने वाले लोग जरा उस संकल्प को भी याद कर लें, उस बहस को भी याद कर लें जब हमारे देश के लिए राजभाषा के लिए बहस संविधान सभा में चल रही थी। उस दिन वहां पर क्या कहा गया था? आज ही के दिन हमारे संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ और हमारी संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके चेयरमैन परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के भीतर वो शब्दावली है, वो वैज्ञानिक शब्दावली है जो पूरे हिंदुस्तान को एक रख सकती है। ये हिंदुस्तान शब्द नहीं है, हिंदुस्तान शब्द है, हिंदुस्तान। ये भी बताने का प्रयास उन्होंने किया था। इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। ये भी सावरकर जी के बाद अंबेडकर जी थे जो देश की पार्लियामेंट में, उस समय की असेंबली में खड़े होकर के ये बात कह रहे थे, संविधान सभा में ये बात कह रहे थे। उन्होंने देश का नाम हिंदुस्तान रखने की बात कही थी। वो पाकिस्तान था, ये हिंदुस्तान था, नहीं माना गया। जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, उन्होंने लिख करके दिया, तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? उनकी बात उस समय क्यों नहीं मानी गई थी? 19 मार्च 1953 की घटना है, देश के पार्लियामेंट की समीक्षा देखिए, 53 की ये तारीख शायद कोई दूसरी भी हो सकती है, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि बाबा छाप संविधान है,
लेकिन मैं नहीं मानता कि संविधान मेरे द्वारा दिया गया है, और यदि इस संविधान को जलाने की बात आई तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो इसको जलाएगा। इस बात को लेकर के उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात पूछी गई है, मैंने इसलिए कहा कि हमने एक मंदिर की कल्पना की थी, एक राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की थी, और हमने सोचा था कि उसमें हम देवता बैठाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमने देवता के स्थान पर किसी राक्षस को बैठा दिया। ये शब्द है उनके, इसलिए इसको जलाने वाला मैं होऊंगा। जो लोग इसकी राष्ट्रीय चेतना को मारने का काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, जो इसकी राष्ट्रीय चेतना का विकास होने में बाधा पहुंचाते हैं, जो हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा बनने से रोकने का प्रयास करते रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कुछ भी कहिए, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो बहस हुई, बहस में ये भी देखा गया, लोगों से पूछा गया, देखा गया, विचार किया गया, तो 1652 देश की भाषाएं निकल करके आई थी उस समय। 1652 बहुत सी ऐसी भाषाएं थी जिनको बहुत कम लोग, हजारों में ही बोलते थे केवल। तो ये सारी भाषाएं नहीं थी, वो बोलियां थी। बोली और भाषा में अंतर होता है। भाषा वैज्ञानिक होती है, उसका कोई व्याकरण होता है। जैसे आप गै शब्द को, गै अक्षर को लीजिए, प्रत्येक अक्षर, मैंने ये पुस्तक लिखी थी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के इसमें मैंने जो है लिखा है, बताया है कि ऐसे लेकर के और है तक जितने हमारे शब्द हैं, अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर का एक ना एक वैज्ञानिक अर्थ है, प्रत्येक अक्षर का। अब जैसे आप ए को ही लीजिए, तो आप ए बनाते हैं, नीचे वाली घुंडी ऊपर को चली जाती है, ऊपर को जाती है, तो उसका अभिप्राय होता है कि वह अनंत की ओर आपको प्रेरित कर रही है। और देखिए आपका सुंदर से सुंदर, पवित्र से पवित्र नाम आर्य ऋगतौ धातु से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, गमन करेंगे, उधर को चलेंगे, और प्राप्ति करके यानी कि मोक्ष को प्राप्त करके ही रुकेंगे। कितना पवित्रतम शब्द है, कितना प्यारा शब्द है। तो ये जो ए है, यही आपसे बता रहा है कि आपको अनंत की ओर चलना है। इस शांत से निकल करके, जिसकी सीमाएं हैं, ससीम से निकल करके असीम की ओर आपको चलना है। ए अक्षर आपको बता रहा है, और ये ए अक्षर जहां जहां आता है, जिस नए शब्दों को बनाता है, अनंतता का प्रतीक बन जाता है। अनंतता का प्रत्येक शब्द जो भी ऐसे प्रारंभ होता है, इसी ध्वनि को निकालने वाला शब्द बन जाता है वो। गै को देखिए, गै की जो आकृति है उसको आप देखेंगे तो उसमें नीचे अपने आप आपको मालूम पड़ेगा, जैसे व्यक्ति के दोनों पैर काट दिए गए हों, अगले वाला पैर में घुंडी है, नीचे वाला पैर जमा हुआ है, अगले वाला जमा हुआ नहीं है, वो गति कर रहा है, उठा हुआ है, तो आगे को बढ़ने का संकेत दे रहा है। गति की पवित्रतम आकृति बना दी गै अक्षर से, इससे बढ़िया क्या होगा? प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर। अब जितने शब्द आपको गै से बनते हुए दिखाई देंगे, उन सब में ही ज्ञान गमन की स्थिति आती हुई दिखाई देगी। आपको ये एहसास होगा, आभास होगा कि जैसे आपको गतिशीलता निरंतर बनाए रखनी है। प्रत्येक शब्द आपको यही ध्वनि प्रकट करते हुआ दिखाई देगा। अब एक बात देखिए, जैसे आप देखेंगे यकार, यकार को मैंने इसमें लिखा है, यकार का अर्थ पूर्ण गति, गतिमान, जाने वाला, जो, गाड़ी, भिन्न वस्तु के समानार्थक माना गया है। इस वर्ण की आकृति रथ या गाड़ी के समान है। यह ऐसे लगता है जैसे रथ बना हुआ खड़ा हो, तो गतिशीलता है उसमें भी, आगे बढ़ने की ललक है, और पीछे पीछे
कभी साथियों को लेकर चला जा रहा है। ये ऐसे लगता है जैसे कुछ और पीछे से भी लोग आ रहे हैं और ये आगे को बढ़ रहा है। तो यह से यज्ञ बनता है। यज्ञ में देखेंगे तो एक दो आदमी से काम नहीं चलता, बहुत सारे लोगों से काम चलता है। ब्रह्मा जी आगे बैठ करके काम करते हैं, पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो इतना सुंदर व्यवस्था एक यह अक्षर देता है और फिर उससे जितने शब्द बनते हैं उनकी यही स्थिति उसमें बनती दिखाई देती है। यज्ञ है, यजन है, यजमान है, याज्ञिक है, यत्न है, प्रयत्न है, यत्र है, यथा है, यंत्रणम है, यश है, यशस्वी है, यची है, यष्टा है, याचना है, योग है, यौगिक है, योजना है, यौवन है। आप भी यहाँ पर योगाहार में जो प्रथम सत्र चलता है उसमें एक के नेतृत्व में काम करते हैं और कितना पवित्र होता है, कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है। तो वो सब केवल इसलिए होता है कि उस समय हम ये की इस विशेषता के साथ अपने आप को समन्वित कर लेते हैं। ऐसी पवित्र भाषा को, ऐसे पवित्रतम भाव को लेकर के हमारे लोगों ने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, यानी कि राष्ट्र भाषा बनाने का प्रयास किया। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के भीतर लगभग 70 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में, और दूसरे प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े स्तर पर लोग, हिमाचल में, ये सारे के सारे जो बोलते हैं इनकी जो जनसंख्या हो जाती है 70 करोड़ से अधिक हो जाती है। ये तो सीधे के सीधे ही हिंदी से जुड़े हैं, इनकी तो मातृभाषा हिंदी हो जाती है। और दुनिया में पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मॉरिशस है और भी कई देश हैं। यदि इन सब की भाषाओं को समझा जाए, देखा जाए, अफगानिस्तान में, ईरान में भी हिंदी को या तो समझने वाले बहुत है या बोलने वाले बहुत है। थोड़ी सी उनकी शब्दावली के साथ मिश्रण कीजिए और वो सब समझ जाएंगे। दक्षिण भारत में भी जो मूल रूप से भारतीयता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को यदि आप देखेंगे तो वो भी हिंदी के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी जो मैं आपसे कह रहा था, आप इसकी समीक्षा देखिए, इसकी बहस को सुनिए, देखिए। हम पीछे से जुड़े रहें तो हमें वर्तमान दिखाई देने लगता है और वर्तमान के लिए नए संकल्प हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। और जब आज दिखने लगता है तो भविष्य की योजनाएं अपने आप बनने लगती हैं। तो अगर आप उसमें जाकर के हमारी संसद की कार्यवाही को पीछे से जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आज भी इस बात का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा रखा है, पूरे प्रमाण है कि जिस समय हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संकल्प ला रहे थे, संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उस समय दक्षिण के भी कितने ही लोगों ने उनका समर्थन किया था कि हम इनके साथ हैं। लेकिन बाद में इसको मारा गया जो हिंदुस्तानी के समर्थक थे। और वो हिंदुस्तानी के समर्थक क्यों थे, इसको भी बताए देता हूं आज। जिस समय देश पर एक मोहम्मद शाह रंगीला नाम के व्यक्ति का शासन था, आपको याद होगा, नादिर शाह जिस समय आया था, उसी के जमाने में हमारे हकीकत राय को फांसी की सजा दी गई थी, मार मार खत्म कर किया गया था एक बलिदानी को। हमें ये पता नहीं होता कि वो घटना कब घटी होगी, कौन उस समय शासन कर रहा होगा। 1734-35 की घटना है। 1739 में यहाँ पर नादिर शाह आया था और ये उसी बादशाह के जमाने में आया था, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला रंगीला ही था। ये पहला व्यक्ति था जिसने भड़ुओं को नचाना आरंभ किया था मुगल दरबार में।
और जो फारसी में उस समय गीत गाए जाते थे उनसे निकाल करके अलग हट करके उन्होंने रुबाइयां या पता नहीं क्या उसको बोलते थे गीत को, अलग हट करके नई गीत बनाने आरंभ किए जिनको गजलें कहा जाता है। और उसमें जो ये इस तरीके से गाते बजाते हैं, इस तरीके से हाथ तरह कर करके आपने कभी मुशायरे देखे होंगे इनके, वो वहां से प्रचलन आरंभ हुआ। इस देश के दरबारों में, महाराजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ऋषि महर्षि जाया करते थे और राजा सीधे उनसे शास्त्रार्थ किया करता था। बड़े बड़े ज्ञान की गूढ़ रहस्यों की बातों को राज दरबार में बैठ करके खोला जाता था। इतना गरिमामयी सदन हुआ करता था कि उसकी चर्चा को, उसकी बहस को सुनने के लिए अच्छे अच्छे विद्वान आया करते थे कि आज फलां ऋषि का वहां पर व्याख्यान होगा, और उस ऋषि के व्याख्यान को सुनने के लिए चलते हैं। राजा जनक कौन से प्रश्न वहां पर उठाते हैं, और जिसकी ये परंपरा लाखों वर्ष तक चलती रही। उस देश के भीतर भड़वे नाचने लगे। ये पराकाष्ठा थी गिरावट की, पतन की, और सम्राट उसमें महिलाओं के कपड़े पहन करके बैठ रहा था। अश्लील से अश्लील गीत प्रस्तुत किए जाते थे, उन पर नाचते थे, दारू पीते थे, अनाप शनाप बातें करते थे। उसने कहा था कि ये जो भाषा आई है, इस भाषा का नाम हिंदुस्तानी रखा जाना चाहिए, हिंदी रखा जाना चाहिए, हिंदवी रखा जाना चाहिए। इस प्रकार हिंदी शब्द भी विदेशी है। हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, 3 शब्द उसने प्रयोग किए थे इस भाषा के लिए, जिसमें सारी खिचड़ी भाषा बना दो। और उन्हीं के वैचारिक मानस पुत्रों ने जब देश आजाद हो रहा था तो आजादी के समय भी उसी हिंदुस्तानी को लाने का प्रयास किया। क्या वो खानदान से उनके नजदीक थे या वैचारिक रूप से उनके नजदीक थे? दोनों रूप से ही गलत थे देश के लिए। इस तरीके से देश के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा था। सावरकर जी ने एक बात, मैं उनकी पढ़ रहा था, आपसे भी मैं कितनी बार चर्चा कर चुका हूं, मंचों से करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस देश का इतिहास लाखों, 2 वंश हमारे यहाँ पर, चंद्रवंशी सूर्यवंशी, क्षत्रियों के, उन दोनों के लिए वो कहते हैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों परंपराओं में लाखों सम्राट हुए जिन्होंने भूमंडल पर शासन किया, भूपति हुए। उन सारे भूपतियों और उनके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की गणना करते हुए उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर यदि लिखा जाए तो धरती का 1 कोना, 1 इंच ऐसा नहीं बचेगा जिस पर गुणगान करते हुए कोई पुस्तक धरती पे ना गिरे, उनके गुणगान करते हुए। देश के उस प्राचीनतम ऐतिहासिक गौरव को मिटाने के लिए हिंदुस्तानी बनाया गया और उसकी वकालत की गई। जिस समय मुगल थे, मुगल ऐसा कर रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ तो उस समय तो मुगल नहीं थे, उस समय क्यों वकालत की जा रही थी इसकी? ये गंभीर प्रश्न है, और क्यों आज तक उसी की वकालत की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि जो कोई जैसा कर रहा था, आज को संभालें। भविष्य को देखते हुए अभी टिप्पणी आ रही थी, जो कुछ हो रहा है आप सभी उस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। ये वक्फ बोर्ड के लिए जितना पाकिस्तान है क्षेत्रफल में, उतना क्षेत्रफल खरीद करके या जबरदस्ती कब्जा करके आपका वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है और इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। ये देश को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया जाएगा इतना हिंदुस्तान तो हम खरीद चुके हैं, ये तो हमारा हो चुका है, तो है ही हमारा। उन इरादों को समझिए और वही उसी समय पृष्ठभूमि बनेगी भाषा की।
आपसे कह दिया जाएगा कि आपके पास तो आपकी भाषा भी नहीं है, आपकी भाषा में देखिए 70% शब्द तो हमारे हैं। इसलिए समाचार पत्रों में लिखते समय, भाषण देते समय, किसी को संबोधित करते समय शावर करके ऐतिहासिक शब्दों को पकड़ करके लाने का प्रयास कीजिए। अत्यंत सारगर्भित संस्कृत निष्ठ शब्दों को लाने का प्रयास कीजिए। खिचड़ी भाषा से अपने आप को बचाइए, अन्यथा आपको कह दिया जाएगा कि आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, भाषा तक आपकी नहीं है। किस बात की बात करते हो? और आज जो आप देख रहे हैं रेडियो की भाषा, टीवी की भाषा, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा, सब में आपको यही खिचड़ी भाषा मिलेगी। उक्ता भारत के माध्यम से हम बहुत पूरा प्रयास करते हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों को वहां पर स्थापित किया जाए, राष्ट्रभाषा का संकल्प लिया जाए, उसका प्रचार और प्रसार किया जाए। कई प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई हैं, मैं उन सब के लिए हृदय से नमन करता हूं जो कह रहे हैं कि हम बैंक में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, हिंदी अपनाएंगे और विदेशियों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये भी होना चाहिए। मास्को में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को वहां के लोगों ने सार्वजनिक रूप से लताड़ा था, प्रधानमंत्री के साथ वो बोल रही थी। विदेश मंत्री या किसी दूसरे मंत्री ने खड़े होकर के कहा था कि या तो रूस की भाषा में बोलिए या हिंदुस्तान की भाषा में बोलिए, ये अंग्रेजी हमको यहाँ पर स्वीकार नहीं है। और त्रिवेंद्रनाथ कौल टीएन कौल ने पुस्तक लिखी है युद्ध या शांति, उसमें वो लिखते हैं, उसमें उन्होंने इस बात को बताया है, प्रमाणिक आधार पे बता रहा हूं आपको। वो कहता है कि तभी उस पर जो है पीछे से एक मंत्री ने टिप्पणी की थी कि विदेशी गुलामी का जुआ धीरे धीरे उतरता है, एक दिन में नहीं उतरता है। ये बहुत बड़ा कमेंट था आपके लिए। लेकिन इसी बात को धोने का प्रयास किया था अटल जी ने, जिस समय जाकर के यूएन को हिंदी में संबोधित किया था। पहला व्यक्ति था जिसने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की ध्वजा को स्थापित करने का प्रयास किया था। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी। और मैं आगे संचालन करने के लिए दिनेश जी सेम्बाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और आगे मंच का संचालन करने का कष्ट करें। और संध्या सोनी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, उनका कोई सवाल हो तो आप सवाल करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय आर्य श्री द्वारा अंतिम शब्द कहे गए कि विदेशी जुए को उतारने की एक प्रयास अभी भी जारी है और ये प्रयास व्यवहारिक रूप से चैट बॉक्स में भी सामने आ रहे हैं कि हाँ, हम अपनी जो अग्रिम कार्यवाही है उसको अपनी ही भाषा में आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में आदरणीय संध्या सोनी जी, कृपया अपनी बात रखिएगा। शायद उनका हैंड रीच हो गया है, मेहरा जी का ले ले। जी हमारे गुरुजी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारी योग भी, कल्पना जी ने योग भी बहुत अच्छा कराया और आदरणीय राकेश जी ने आज भाषा के ऊपर जो हमें नई दृष्टि दी, ये भी निश्चित अनुकरणीय है। सर, जैसे आपने नीम और भीम की बात की, ये नीम और भीम जो है, ये जो शब्द चले हैं, कभी इस पर इस तरह से क्यों हम ये जानते हैं कि भीम वाले लोग नीम के पास क्यों पहुंच रहे हैं? इनके क्या कारण है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप गप, इस
मतलब जब ये बात वहां कही गई है तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं उस बात को, या उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या लाभ के लोभ के मारे जा रहे हैं, या फिर हमारी ही कुछ व्यवस्था में कमियां हैं जो उन्हें नीम के पास पहुंचा रही है। जी ओम। आदरणीय मेहरा साहब, प्रश्न आपका बड़ा गंभीर है। देखिए, ये सबसे पहले 1947 में शोर मचाया गया जय भीम और जय मीम का, और उस समय इसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ सकते हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। जो लोग इसकी वकालत करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसके भ्रम में जाकर के फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सबसे घातक मुसलमान होगा। संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ज्योतिन्द्र नाथ मंडल इसके बावजूद उनके साथ गया मीम वालों के, और इस गीत को गाता गाता पाकिस्तान पहुंच गया। मीम वालों ने शुरुआती स्तर पर उनका स्वागत किया, और जब आप डॉक्टर अंबेडकर जी को यहाँ का कानून मंत्री बना रहे थे, विधि मंत्रालय दे रहे थे, तब उसको उन्होंने वहां पर उनका जवाब देते हुए वहां पर भी पाकिस्तान का पहला विधि मंत्री उनको बनाया। लेकिन जब थोड़ी देर पीछे ही 2-4 महीने बाद ही, बहुत देर बाद नहीं, 2-4 महीने बाद ही वहां पर एससीज को काटा जाने लगा और ज्योतिन्द्र नाथ मंडल की कुछ नहीं सुनी गई। हिंदुओं के साथ सबसे पहले वही काटे जा रहे थे। इसलिए आपके मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। वहां कटे और कटते हुए अपने भाइयों को देख करके शर्मिंदा होकर के वहां से भागा, फिर हिंदुस्तान में आया और बंगाल में रहते हुए वो दुनिया से चला गया। तो ये आपको तोड़ने की एक गंभीर साजिश है, षड्यंत्र है। हिंदू समाज को तोड़िए, जाति के आधार पर गणना कराइए, और इनको एससी को, एसटी को, ओबीसी को, फलां को आज तो अपने साथ इनको जोड़िए। इनके आधार पर इन्हीं को सामने करके सत्ता इनके हाथों में दीजिए। कहीं का चीफ मिनिस्टर बनाइए, कहीं का पीएम, कहीं आगे चल करके पीएम बनाइए। लेकिन अंतिम लक्ष्य है कि इनके कंधों पर सवार होकर के फिर अपने हाथ में सत्ता लेंगे और फिर एक साथ कत्लेआम करेंगे, जिसको कटेंगे शब्द योगी जी ने प्रयोग किया है। तो इन षड्यंत्रों से हमको बचने की आवश्यकता है, और जय भीम जय मीम की बात पर विश्वास करने वाले लोग हमारे अंबेडकर जी को पढ़ें और उसके परिणामों को पढ़ें। परिणामों को पढ़ने से जो आज तक के परिणाम है, 47 से लेकर के आज तक के परिणामों को देख लें, जहां जहां पर भी इनका वर्चस्व हो जाता है विधर्मियों का, मिलिच्छों का, वहीं वहीं पर ये सबसे पहले एससी एसटी के साथ हिंदू से अधिक अत्याचार करते हैं। हिंदू में तो बहुत चेतना आ चुकी है, बहुत अधिक संख्या में लोग अब इस बात को मानने लगे हैं। हम सब सर्व समन्वयी समाज में विश्वास रखने वाले लोग हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस षड्यंत्र से हम सावधान रहें। जी ओम सर। जी आदरणीय, निश्चित ही। और जो हिंदी की भूत, वर्तमान और भविष्य पर आपने आज विवेचना की है, वो मेरे लिए भी एक नई तरह से सोच बनाने की बात है। और उसमें बहुत सारी तथ्य ऐसे हैं जो आगे सीखने को मिलेंगे और संभवतः हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और हैंड रेज कुछ हैं, और उनसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और निवेदन करता हूं कि जबकि हम कल 2 दिन बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं, उसी की उपक्रम में, उसी की
तत्वाधान में ये बातें भी और प्रासंगिक हो जाती हैं, जो बातें आज से आगे बढ़ रही हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, सबको बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की। और आज का इस सत्र में इस चीज़ को उठाने के लिए आज के मुख्य वक्ता राकेश आर्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हम सब जब हम वार्तालाप करते हैं, हम जब बातचीत करते हैं, तो एक जैसा आपने बताया कि एक खिचड़ी शब्दों का उपयोग हमारे उसमें आ गया है, प्रचलन में आ गया है, क्योंकि वही चीज़ें जो शब्द हैं कुछ हमारी फिल्मों के माध्यम से आए और फिल्मों में उसका प्रचार हुआ, पहले उन शब्दों को गानों में प्रचार हुआ और इस तरह से वो खिचड़ी हमारी बनी हुई है। अब इसको एक जब हम इस चीज का तरफ प्रयास करें कि हम संस्कृत जो शब्द हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें, तो इसके लिए हमें अपना एक कार्य योजना हमें बनानी पड़ेगी कि ये कैसे होगा, ये कार्य कैसे किया जाएगा। क्योंकि जब हम गानों में, कल्चर में उसका घोल कर देते हैं तो उसका फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना। और भाषा ही सबसे चीज है जो हमें अपनी आइडेंटिटी देती है, हमें अपनी पहचान बनाती है। तो उसके लिए हमें एक प्रयास करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी जो बातचीतें हैं उसमें भी हम शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आते हैं, कई बार विचारों में भी वो चीज़ आती है। तो इसको अपने उसमें से मतलब मैं निकालने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो हमारे हिंदी के जो शब्द हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे करें, उस तरफ कैसे बढ़ें, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इस विषय पर जब बातचीत हो रही है तो मैंने कल एक कुछ नोट्स लिखे थे, रिसर्च पर आधारित नोट्स थे, जो मैंने राकेश जी आपको भी भेजे, कि ये हिंदुओं को के अंग्रेजी में लिखा है, और ये आप इसको वो मत करिएगा, माइंड मत करिएगा कि ये हिंदुओं को एनिहिलेशन, इसको मैंने शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया है कि जो आप कत्लेआम की बात कर रहे थे, जो आप नरसंहार की बात कर रहे थे, जो हम उस तरह की बात करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना की आवश्यकता है। तो बिंदुवार उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं आज, हालांकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन अब आज के तारीख में तकनीक का इस्तेमाल करके उसका भी अनुवाद किया जा सकता है। हम आसानी से उसको अनुवादित कर सकते हैं और उसको एक कार्य योजना के रूप में शायद आगे हम चर्चा भी कर सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि हमें समग्र रूप से सोचते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान करने की ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, और जो जितना योगदान कर सकते हैं वही योगदान करने का प्रयास करें। अन्यथा मैं अभी एक रिसर्च देख रहा था, रिसर्च एक और मैं देख रहा था, एक कर रहा था कि हम अगर हमारी ऐसी ही गति रही तो हम कितने साल में हमारा एनिहिलेशन जिसको हम कहेंगे वो हो जाएगा, होने की कगार पर आ गया है। तो किसी ने कहा हम 2300 तक के करेंगे, कोई किसी ने कहा हम 2400 में करेंगे, किसी ने कहा 2500 में करेंगे। नहीं जी, हम तो 2047 में ही हम इसको लेकर के ध्येय लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसी जब स्थितियां आ रही हैं और ये पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो इसके लिए हमें सावधान रहते हुए कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। केवल बातचीत में ही रह करके ये चीजें नहीं होगी, और मुझे लगता है कि लेकिन धीरे धीरे चेतना आ रही है, और ये चेतना का एक अभी निष्कर्ष जो एक प्रतिबिंब है जो है उसको देखने को मिल रहा है, वो हिमाचल में देखने को मिल रहा है, उसको सूरत में देखने को मिला है। तो इस तरह की जब लोग संगठित होकर के सड़कों में आ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी बातों को बुलंदी के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों को जब तक के ज़्यादा उसमें नहीं होगा तब तक एक क्रिटिकल मास में और एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो है, जो उसकी एक समझ एक वृहद रूप से चेतना के रूप में नहीं फैलेगी। नहीं तो छुटमुट घटनाएं होंगी और उसका फिर हम रिएक्ट करेंगे, कुछ घटना होगी उसका रिएक्शन होगा, फिर कहेंगे नहीं 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 चलो अभी तो ये हुआ, आगे से हम देख लेंगे। तो ऐसे करके जब उसको किसी चीज को नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है तो फिर वो चीजें ऐसी नॉर्मल हो जाती हैं और हमें लगता है कि ये तो सामान्य घटनाएं हो गई हैं। तो कुछ जगह पर इस तरह के प्रयास हैं, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी कुछ एक जगह पर जब कुछ घटनाएं हुई तो लोगों ने प्रयास किया, लेकिन प्रशासन शासन ने, चाहे वो सरकार किसी की भी हो,
उसको अपने स्तर से समझा बुझा करके शांति बहाल करने के उसमें उसको सब चीजें नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये चीजों को अब सरकार की क्या भूमिका है, सरकार का क्या दायित्व है, जो सरकार को हमने चुना उसकी क्या भूमिका होगी। तो ये जो चीजें हैं कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो एक तो किसी ने शांति भंग की, आपने उसके लिए प्रतिकार किया, तो आपके ऊपर ही डंडे लगाए गए कि आपने शांति भंग की। तो ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति हमारा क्या प्रतिकार, सरकार के प्रतिनिधियों को क्या कहना है, क्या उनको बताना है, क्या उनको समझाना है, क्या उसका विरोध करना है, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर भी आप मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय पवन जी, सादर प्रणाम आपके लिए। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये कहा, किसी एक वर्ग, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन को प्रोत्साहित करना ही पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत की हत्या करने के समान। ये जो तुष्टीकरण का खेल इस देश में प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज वक्फ बोर्ड इतना हावी और प्रभावी हो गया। एक के अधिकारों को प्रोत्साहित करना और दूसरे को नीचा दिखाना, छोटा करके आंकना, कम करके आंकना, ये प्रक्रिया देश को उस ओर ले जा रही है जिस ओर आपका ये चिंतन अभी संकेत कर रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से हम सबको जागने की आवश्यकता है। जाग भी रहे हैं लोग, ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ी चेतना इस समय काम कर रही है। लेकिन ये चेतना और भी कैसे बलवती हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, जो मैं मानता हूं। और वो काम लेखन के माध्यम से भी हो सकता है, भाषण के माध्यम से भी हो सकता है, संगठन शक्ति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भी हो सकता है, प्रचार के माध्यम से भी हो सकता है, यानी कि आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाना, तीसरे तक पहुंचाना। अभी कल धर्मेंद्र जी मेरे को जो है एक पुस्तक की कॉपी भेज रहे थे, फोन करके कह रहे थे कि देखिए ये पुस्तक कितनी अच्छी है, इसको देखिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक राष्ट्र सेवा का कार्य हुआ, मेरे तक पहुंचा दी, मैं उसको छपवाऊं, मैं उसको प्रचार प्रसार में लाऊं, मैं उसको बोलने में लाऊं, भाषण में लाऊं। तो व्यक्ति अपनी भूमिका को अपने आप चिन्हित कर ले, चयनित कर ले, देख ले, निर्धारित कर ले कि मुझे तो ये करना है और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। जब समग्रता की बात की जाती है तो कोई भी एक व्यक्ति से संपूर्णता नहीं आती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति, जो हमारे यहाँ पर 4 आश्रम बनाए गए हैं और 4 आश्रमों के बाद 4 वर्ण बनाए गए हैं, इन वर्णों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्धारण करता है, उसको निर्धारित करके उसका धर्म बताया गया है। उसी धर्म को आज हम अपना लें तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं और आपके चिंतन को हम ऊंचाई दे सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण चर्चा रही और महत्वपूर्ण चर्चा इस दृष्टि से भी मैं आगे बढ़ती है कि आदरणीय आपने शुरुआत में कहा, प्रारंभ में कहा कि हिंदी, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो अपनी संस्कृति की बात करते हैं और इस संस्कृति या इस भाषा के एक एक शब्द हमारी संस्कृति है और उसकी उपेक्षा करना और उसमें बदलाव करना, उसमें अंतर करना, शब्दों का गला घोंटना जैसा है, और शब्दों का गला घोंटना हमारी संस्कृति का ही गला घोंटना ही है। और अगर संस्कृति नहीं है तो हमारे जो सभी तंत्र यंत्र हैं और ये जो हमारा परितंत्र है
सनातन का उसको चोट पहुंचाना है। लेकिन जो अभी आपकी वार्ता हुई है ये संभवतः सभी तरह से संपुष्ट करेगी, ऊर्जा देगी हमारे कार्यों को। इसी क्रम में आदरणीय प्रणीता साकरे बहन जी का हैंड रेज है, कृपया आप बात रखिएगा। सदन को प्रणाम और सम्माननीय राकेश जी भाई साहब को कोटि कोटि नमन हम करते हैं, वंदन करते हैं आपकी प्रखर ओजस्वी राष्ट्रभक्ति को। जैसा कि डॉक्टर दिनेश जी ने कहा है, पूरे सदन की ओर से आपने शब्दों को, अपने भावों को संस्कृत के बारे में और हिंदी भाषा को लेकर के कहा है। वही शब्द वही भाव हम सभी के हैं और मुझे लगता है कि हम सबको इस क्षेत्र में प्रयास करने की आवश्यकता है, अपनी धरोहर को बचाने की आवश्यकता है। और भाई साहब राकेश जी से क्या कहें, एक सागर है, जब हम सुनने लगते हैं तो मन ही नहीं भरता और बार बार आपको सुनने की आवश्यकता है, सुनने की जिज्ञासा है और मुझे लगता है कि आपको समय अधिक मिलना चाहिए। जैसे कि आपने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में कहा, भाई साहब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की किताब एक संघ की आई थी 5 जन्य, उसको मैंने पढ़ा और उस विषय को मैंने रखा। तो बहुत सारे ऐसे दलित समाज जो है अपने आप को बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को रखता ही नहीं, केवल आडंबर के कार्यक्रम में भाग अधिक लेता है और उन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को एक टारगेट के रूप में रखा है और वो विरोधी के रूप में काम करता है, वो हमसे अलग जा रहा है। मुझे यह लगता है कि इस पर आप क्या कहेंगे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विषय को अधिक सुनना है और उसे किस आधार पर हमें रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, जो कि वो विचार स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। केवल और केवल ये संघ ही प्रयास कर रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक समाज के नहीं है, उन्होंने एक पूरे राष्ट्र के लिए काम किया है। तो भाई साहब मैं सुनना चाहूंगी संक्षिप्त में कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को हम कैसे रखें और इस समाज की संकीर्ण मानसिकता को हम अलग कैसे करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहन जी आपका अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहूँगा कि हमारी मातृशक्ति बहुत जागरूक हो रही है। आप जैसी बहनों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। सेमवाल जी आपके लिए बहन जी का संबोधन दे रहे थे, ये कितने प्यारे संस्कार हैं हमारे। आज से जो मातृशक्ति यहाँ पर है वो मैडम शब्द का प्रयोग अपने लिए ना करवाए। 1 मिनट में मैं बताना चाहूँगा कि श्रीमती भी आप, हमारी कोई भी बहन केवल संसार में एक व्यक्ति के लिए है। श्री और श्रीमती ये विवाह संस्कार के समय शब्द दिया जाता है, श्रीमती, उससे पहले नहीं। और उस दिन क्यों दिया जाता है कि आज आपने अपने हृदय में किसी को आश्रय दिया है, आश्रय देने से आप श्रीमती बनी है। और जिसको आपने आश्रय दिया है आज, उसकी श्रीमती आप हो गई, वो भी श्री हो गए आज से, क्योंकि आश्रय प्रदाता हो गए आज से। इतने अच्छे शब्द, प्रणीता शब्द कितना प्यारा शब्द, कितना ऊंचा शब्द है, जो प्रणीत करे संसार को, नव प्रेरणाओं से भरने की शक्ति जिसके पास हो। यदि इसी शब्द की उपासना में आप लग गई तो भी कितना कल्याण हो जाएगा। कितने प्यारे थे वो माता पिता, संस्कारित थे, जिन्होंने ये प्यारा नाम दिया था आपको। ऐसे ही हम सबके साथ में है। खैर, आपका जो प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि जिस अंबेडकर की बात अभी इस लोकसभा चुनाव में आपने देखी, वो धर्मनिरपेक्ष लोग कर रहे थे, जो संविधान की प्रतियां लहराते हैं। नेहरू ने इन्हीं अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोकने का हर संभव प्रयास किया था और हराया भी था। इतिहास है।
आज उन चीजों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हरिजन के आप समर्थक बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शूद्र शब्द की सही व्याख्या करने के लिए भी अंबेडकर जी ने कहा है कि आर्य समाज की विचारधारा मनुस्मृति के बारे में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आर्य इस देश के मूल निवासी हैं। जब वो संस्कृत की बात कर रहे हैं तो आर्यों के बारे में भी वो व्यक्ति हैं। नेहरू जी कह रहे थे ये विदेशी हैं, और अंबेडकर जी कह रहे थे कि देश के मूल निवासी ये हैं। और आज मूल निवासी कौन कह रहे हैं? जय भीम और जय मीम के साथ जाकर के एक नया विमर्श तैयार किया जा रहा है। और वो संस्कृति हमारी क्या थी? इस देश के भीतर जो कहा जाता है कि ये ब्राह्मण यहां से पैदा हुआ, वो यहां से, ये नहीं है। उसका अर्थ है कि जैसे इसका स्थान विशेष है इस सारे शरीर के लिए। यहां पर देखिए, ज्ञानेंद्रियां, कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, 5 की 5 ज्ञानेंद्रियां यहां पर रह रही हैं। और इनका विशेष स्थान है कि ये, इनका विशेष कार्य है कि ये सारी चीजों की संवेदनाएं लेती हैं, उनका संज्ञान लेती हैं और जाकर के आत्मा को बताती हैं। और फिर करना क्या है, ये भी विषय यहीं पर सोचने का हो जाता है। तो जो इस दायित्व का निर्वाह करता है वो ब्राह्मण हो जाता है, और वो मुख बन जाता है, आमुख हो जाता है, यानी कि प्रवक्ता हो जाता है। सारी बॉडी का प्रवक्ता वो हो जाता है। इसलिए मुख के समान इसकी जो है कल्पना की गई और इसको जो है उससे तुलना की गई। अंबेडकर जी स्वामी दयानंद जी के इस प्रकार की व्याख्या से शतसह सहमत थे। लेकिन कांग्रेसी मानसिकता के लोगों ने, धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले लोगों ने, सेकुलर कहे जाने वाले लोगों ने गुड़ गोबर कर दिया सारी व्याख्याओं का। यदि हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ समन्वय स्थापित करके इस प्रकार की व्याख्याओं को आगे बढ़ाया जाता, इन पर लंबे लंबे चौड़े चौड़े व्याख्यान होते और सबको यह बताया जाता, समझाया जाता कि जातिवाद के इस जहर में मत पड़िए, ये तो मिटाने हैं। देश का संविधान संकल्प ले रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और फिर भी भेदभाव करने के लिए कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना करा दो जी। मुसलमानों की जातिगत जनगणना के लिए तो नहीं कह रहे आप। अरे हम तो कह रहे थे कि जाति विहीन समाज बनाओ। जाति है ही नहीं हमारे यहाँ पर, संविधान भी कह रहा है, और फिर भी उसकी मांग की जा रही है। संविधान की हत्या कौन कर रहा है भाई? ये पीड़ा के विषय है, किसी की आलोचना के विषय नहीं है। कोई यहाँ पर भी इसका अन्यथा अर्थ ले तो लेता रहे, लेकिन ये पीड़ा है और इस पीड़ा को एक विमर्श बनना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इस पर जो उनके विचार हैं उनको हम अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने संवादों के माध्यम से, परस्पर की चर्चा के माध्यम से लाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें, डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन को पढ़ें। पूर्ण तो कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी आपको दिख जाएगी, मेरे अंदर भी दिख जाएगी, सभी के अंदर दिख जाएगी, कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब राष्ट्र में जय भीम और जय मीम का विमर्श बना करके देश को विखंडित करने की प्रयास किए जा रहे हो, जातिगत जनगणना की बात की जा रही हो और दूसरी बातें की जा रही हो, तब उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जी, और अगला क्रम है आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आप अपनी बात रखिए। जी ओम। आज का सत्र बहुत सुंदर, सभी को प्रणाम। आदरणीय आर्य साहब, आप बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं एक विषय लेना चाह रहा था। मैं एक बार, भाई महावीर जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, एक बार एक कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने जो देवबंद जो चालू हुआ उस पर उन्होंने, उसकी हिस्ट्री पर उन्होंने बात कही थी कि देवबंद कैसे आया। ये जो सबसे बड़ा आज की तारीख में जो मतलब इनका मुस्लिमों का एक बड़ा वो है, वो कैसे आया, उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो कतिपय वो थे मतलब ब्राह्मण
परिवार थे जो जिनको कि जो किसी तरह से मतलब जब दंगा हुआ तो मुस्लिम परिवार के ने उन्हें बचाया था, और जब वो वापस होने लगे तो उनको स्वीकार नहीं किया गया, उनको उनको बहुत जलील किया गया, और वो वापस होके उन्होंने फिर ये देवबंद का निर्माण किया। उन्होंने पूरा विस्तार से उसको बताया था, यहाँ समय कम है। तो ये जो विचलन है, ये विचलन का कारण भी जो परे जा रहे हैं, हट रहे हैं हमारे रास्ते से, तो कहीं इसका कारण हमारी जो आपसी कटुता या कहीं जो हम विचार हमारे आ रहे हैं, तो इसको ये तो कहीं नहीं। मैंने एक उपन्यास बहुत पहले पढ़ा था, अब तो बहुत पढ़ना बंद हो गया है कई सारी चीजें। तो एक रक्ष संस्कृति करके एक था, उसमें पूरी तरह से रावण को एक रूप में किया गया था, और मतलब ये नायक बनाया था, भगवान श्री राम को उन्होंने एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये ऐसे जो साहित्य है, इन पर इस तरह के जो चिंतन है, इस चिंतन के विपरीत दिशा में क्या हम कोई ऐसा, क्योंकि आज ये संक्रमण काल का युग है, जो हमारे जो हम इसका प्रचार कर रहे हैं, अपने आर्य संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ में एक ऐसा विंग बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है क्या, कि जो इनको जो विचलन हो रहा है, जो जय भीम और जय मीम हो रहा है, इसको वास्तविकता बताने के लिए, क्योंकि वास्तविकता से वो अनभिज्ञ है। जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, लोगों को उसमें नहीं लिया जाता, पर उनके अंदर ही अंदर इतनी विकृति पैदा की जा रही है कि आने वाले समय में हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल संक्रमण काल का समय है, अगर आज नहीं संभले तो ये एक नया, जैसा देवबंद बना है, ये नया देवबंद बन सकता है। हमारा एससी समाज, खास तौर से एसटी अभी भी वहां से दूर है, पर हमारा एससी भाई जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। जी ओम। आदरणीय रोशनलाल जी, आपने शायद पंडित लेखराम जी का नाम सुना होगा, आर्य समाज से जुड़े रहे थे, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, आर्य समाज के बड़े योद्धा रहे। उन्होंने एक बात कही थी कि तहरीर और तकरीर ये दोनों रुकनी नहीं चाहिए, अर्थात लेखनी और भाषण, जब ये दोनों मर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो पतन की स्थिति आ जाती है। सांस्कृतिक पतन होता है, नैतिक पतन होता है, आत्मिक पतन होता है। तो भाषण और लेखन के माध्यम से मेरी 80 पुस्तकें राष्ट्रवाद पर हो चुकी हैं, और वो निरंतर मैं इसलिए करता जा रहा हूँ। कभी कभी स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता है, आर्थिक संसाधन भी स्वास्थ्य साथ नहीं देते हैं, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि ये रुकना नहीं चाहिए, जब तक है तब तक होना चाहिए। तो अपने आप को सभी हम लेखनी और भाषण के प्रति समर्पित करें, अधिक से अधिक तथ्यों को लाएं, पढ़ें, प्रस्तुत करें। उनके पास क्या है, यदि आप उल्टा हट करके देखें, जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो चाहे उल्टा परोस रहे हैं चाहे सीधा परोस रहे हैं, लेकिन परोस रहे हैं, लगातार परोस रहे हैं। और परोसने का अभिप्राय है कि आपके साथ से आपके हाथ छोड़ छोड़ करके लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वो निरंतर नई बात सुन रहे हैं। तो उतनी ही बड़ी तैयारी मनोवैज्ञानिक आधार पर, आत्मिक आधार पर, बौद्धिक स्तर पर हमारी होनी चाहिए, कि हम उससे बड़ी चीज उनको देंगे और बताएंगे कि अच्छी और सच्ची बात क्या है, वास्तविकता क्या है। आप उनको बताइए कि आप तो लाखों राजाओं के वंशज हैं, आप उनको बताइए कि मनुस्मृति का यह अर्थ नहीं है, मनु महाराज ने जो दिया था वो कुछ दूसरी बात थी। इसमें दो राय नहीं है। जो आपने चिंता व्यक्त की है कि बहुत लोगों ने जाति के आधार पर कुछ लोगों का उपेक्षा की है, उनका शोषण किया है, उनको भी समझाने की आवश्यकता है।
समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हम तहरीर और तकरीर पर, भाषण और लेखन पर अधिक से अधिक ध्यान दें। जी आदरणीय, आपने कहा कि तहरीर और तकदीर ना रुकें, लेखनी और भाषण और संभाषण चलते रहें, क्योंकि परोसना है तो हम अच्छा परोसें, हम जहर न परोसें, क्योंकि अगर जहर की प्रवृत्ति होती है कि वो जल्दी फैल जाता है, घुल मिल जाता है। और ये अगर कहीं कि हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण, संदूषण या भाषाई संदूषण प्रदूषण भी इसी तरह से फैलता है और इसी तरह से बातें आगे आती हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो उसमें लचक आ जाती है और ध्वस्त हो जाती हैं। कहा भी गया है कि जो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, दानव हैं और मानव हैं, ये सभी यहाँ हैं। अगर हम इनको भी मान करके चलें कि अपने समाज में हर कोई है उपस्थित है, लेकिन हम युक्त रूप से सभी का सम्मान करते हुए उनको ये भी बताएं कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता है और हमारे समाज को किस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बातें भी आपके माध्यम से आई कि शामगी तीरतो ब्रह्मा वाणी शक्ता सरस्वती किन्मयी यक्ष गंधर्व देव दानव मानवा, और हम उत्कृष्ट बने, आगे रहें और स्वयं का मार्गदर्शन करते हुए प्रकाश करें समाज के लिए। संभवतः इस भाषा, जो हमारी भाषा है, ये देव भाषा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसका संरक्षण के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अशोक पटेल सर, आपका हैंड रेज है और तत्पश्चात आज का कार्य संपन्न करने के लिए आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास आऊंगा। आदरणीय अशोक पटेल जी ओम। बहुत ही चर्चा सारगर्भित और बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं इन सब चीजों में मेरा मानना है कि इस देश में इस सब विकृतियों का कारण राजनीति है। राजनीति इंसान से कुछ भी करवा सकती है, एक दूसरे को नीचा दिखवाना राजनीति में, और उसके लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी मेरे को कश्मीर में भी दिख रहा है। कश्मीर में जो एक राशिद इंजीनियर, राशिद जो अलगाववादी है, जो इस राष्ट्र का टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए आमादा है, वो अभी चुनाव में जीता और वो ये सरकार राजनीतिक कारण उसको भी रिहा किया। ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति के ऐसे कट्टरवादी को रिहा करके चुनाव के टाइम, क्योंकि एक राजनीति के कारण। और अभी ये वक्फ बोर्ड और ये जो कानून है, ये कानून को हल्ला गुल्ला नहीं करके, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, पिछली बार भी बहुमत था सरकार के पास, लेकिन जनता के बीच में राजनीति करना, बहुमत था तो पिछली बार ही पास करवा लेते, कोई चिल्ला चोटी नहीं होती, कुछ भी नहीं करते। लेकिन सरकार को, मेरा मतलब है, जो भी राष्ट्र के हित में जो ऐसे काम करना चाहिए, इनमें चिल्ला चोट समाज में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये जब चीजें समाज में फैलती है तो उससे देशता और समाज टूटता है। तो ऐसी चीजों को सरकार को मालूम है, सरकार पावरफुल है, सरकार के पास बहुमत है, तो सरकार को ये सब चीजें पास कर लेना चाहिए, इनमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति के कारण ही इस देश का इतना नुकसान हो रहा है। जी आदरणीय पटेल साहब, आपने कहा कि राजनीति सबके लिए दोषी है। जब राजनीति केवल राजनीति होती है, राष्ट्र नीति नहीं होती है, तब निश्चित रूप से वह देश के लिए खतरनाक हो जाती है। लेकिन कभी कभी राष्ट्र नीति को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान के बारे में कह दिया जाता है, अक्सर कह दिया जाता है कि पाकिस्तान और भारत के लोग तो अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन सियासत नहीं होने देती। सियासत एक ऐसी कमजोर गाय है जिसको कोई भी जाकर के पकड़ लेता है और गाली देने लगता है। कभी आप ये सोचते हैं हम सभी कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? यदि पाकिस्तान के लोग इतने ही भारत प्रेमी थे, मानवता प्रेमी थे, तो वो देश मांगने के लिए अलग गए ही क्यों थे? वहां से यहाँ से उठ करके भागे चले गए थे। उन्होंने 1946 में, 45 में जब
उस समय नेशनल असेंबली के चुनाव हुए थे तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके 93% उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाग लिया था। मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था और वही बीमारी फिर आपके यहाँ रह गई, वो गई नहीं वहां के लिए, क्योंकि वो जो पाकिस्तान मांग रहे थे वो पाकिस्तान था जिसमें आज का यूपी भी होना चाहिए था, आज का बिहार भी होना चाहिए था, आज का बंगाल भी होना चाहिए था। इसलिए उस भूल में वोट दे गए। तो क्या आप समझ नहीं रहे कि 1947 के बाद बीमारी तो फिर रह गई? वो बीमारी बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई? उनको लोगों ने हवा देना आरंभ किया, और जो हवा दे रहे थे माना कि वो सियासतदान थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वो उनकी भावनाओं का ही तो सम्मान कर रहे थे। जनता भी क्या चाहती है? जनता नहीं चाहती कि उनके लिए पाकिस्तान की पीओके यहाँ नहीं चाहिए, उनको रोटी चाहिए। रोटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, मोदी की तो बात छोड़िए, कोई भी सरकार आए कोई नहीं दे सकती, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे देगी जाकर के। एक जाति के पास इतनी संख्या है इस देश में कि सारी सरकारी नौकरियों को एक जाति खा जाएगी, फिर कहाँ हो गए? लेकिन विमर्श बनाया गया, झूठा विमर्श बना चल गया। माना कि आपकी बात यहाँ तक कहीं तक ठीक है, राजनीतिज्ञ ही ऐसा करते हैं, लेकिन जनता भी तो कुछ ऐसा चाहती है। जनता के भीतर रहने वाले लोगों ने कितना बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया इस देश में, देश से पहले संविधान तोड़ने की बात आ गई, देश संविधान तोड़ना चाहते हैं फला फला, और इसी पर कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। लोग कहाँ के मारे कहाँ चले गए। जिन लोगों को पूरे साल का भोजन मुफ्त कराया जा रहा था वो भी वोट देने के लिए नहीं आए। उनकी सोच किसने बदल दी? अकेले राजनीतिज्ञों का काम नहीं है, ये लेखनी और भाषण देने वाले लोगों का भी काम है, जो चुपचाप मस्जिदों में बैठ करके कर रहे थे, मदरसों में बैठ करके कर रहे थे, छोटी छोटी ऐसी सभाओं में कर रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे। उनका राजनीति से मतलब नहीं है, उनका देश तोड़ने से मतलब है। उनका मतलब है देश के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उनको भगाया जाए। इन्होंने नफरत फैला दी देश में, और नफरत बनाम प्रेम, कथित प्रेम का विमर्श इतना प्रगाढ़ हो गया कि परिणाम आपके सामने है। तो मैं कहीं तक आपकी बात से उस तक सहमत हूं कि राजनीति ऐसा करती है, लेकिन राजनीति ही ऐसा करती है ये एक अपवाद, एकमात्र कारण नहीं हो सकता, उसके और भी कारण है, और उन पर भी हमको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपके प्रश्न का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। धन्यवाद। जी, हमारा उद्देश्य राजनीति के परे राष्ट्रनीति को सामने रखते हुए राष्ट्र को संवारने के लिए जो भी कार्य आवश्यक हों वो कार्य करने ही होंगे। जिस तरह से अपनी भाषा को संवारने के लिए हमें जो भी यत्न करने होंगे वो हम करेंगे, उसी तरह राष्ट्र बना रहे, क्योंकि राज और उसकी नीति की जगह अगर राष्ट्र नीति को हम प्रश्रय दें तो और शक्ति दें तो निश्चित ही ये कार्य जितना समय लग रहा है उससे जल्दी संपन्न हो सकता है। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस संभाषण को आप कैसा देखते हैं, और तत्पश्चात सभी का अभिवादन धन्यवाद कीजिएगा। धन्यवाद आदरणीय दिलीप जी। और आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय कल्पना कोटले जी बहन जी ने तुरंत इमरजेंसी में तैयार होकर के आज योग कराया, क्योंकि जो निर्धारित योग शिक्षक थे उनका नेटवर्क नहीं था भारी वर्षा के कारण, रोडमल आज जी, जिसके कारण कल्पना जी से आदरणीय रंजना बहन जी ने संवाद किया और वो तुरंत तैयार हुई, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बढ़िया योग कराया। इसके बाद दूसरे सत्र में जो आदरणीय हमारे डॉक्टर राकेश आर जी ने जो हिंदी के ऊपर आज हम सबको मार्गदर्शन दिया है, और जो संवाद चल रहा है, हिंदी में परिवर्तन जो कमेंट्स आए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने सुना, और अगर 10% कमेंट भी आ जाते हैं तो निश्चित उसका 100% प्रभाव और प्रेरणा मिलती है, ऐसा हमारा मानना है। तो निश्चित लोगों में परिवर्तन आ रहा है, प्रेरणा ले रहे हैं, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है।
तमाम प्रकार के सवाल आते हैं, सुझाव आते हैं, मन की बात होती है। ये भी इस योगाहार कार्यक्रम में स्वच्छता है, स्वच्छता है, स्वतंत्रता है। अपने विचार, आज जब देश में मदरसों में बम बनाए जा रहे हैं, मदरसों में नकली नोट बनाए जा रहे हैं, ये पकड़ा गया है सिर्फ अभी और गतिविधियों के बारे में तो जानकारी नहीं है। कई जगह जो है अवैध हथियारों का जखीरा मिला है, जो मिला है वो बताया जा रहा है। अभी जो हो रहा है उसका पता नहीं है अभी कि और क्या क्या हो रहा है। इसलिए ऐसा निवेदन है कि आज हमको समाज में निश्चित जागरूक करने की आवश्यकता है, हम सबको सतर्क होने की आवश्यकता है। और यह देश राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। और जो व्यक्ति, आप देखिए पटरी पर सिलेंडर रखने वाला कौन है, पटरी के बोल्ट खोलने वाला कौन है, अगर जो गतिविधियां हो रही हैं वो कौन है। एक ही अगर वर्ग समाज के व्यक्ति अगर किसी विभिन्न घटनाओं को देखते हैं तो निश्चित उस समाज पर उंगली उठाने का चूंकि समाज उठाएगी। अब लोग कहते हैं कि कोई जाति वर्ग और समाज वो नहीं होता है, हम मानते हैं, अभी तक चर्चा करते आए हैं, परंतु जब 99 में 100 में 100% नाम ही ऐसे आ रहे हैं तो उसको क्या कहा जाए। इसलिए चिंता करने वाली बात है, हमको सतर्क रहने वाली बात है। और हमको आगे अपने लिए जो वक्फ बोर्ड वाला जो लिंक है उसको सबको क्लिक करना है, मेल ऑटोमेटिक उस मेल पे पहुंच जाता है, नीचे अपना नाम लिख देना है और उसको मेल कर देना है। यहाँ तो कैंप लगाए जा रहे हैं सारी जगह, अन्य समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो है कैंप लगा रहे हैं, मदरसों में लगा रहे हैं, बाजार में लगा रहे हैं और मेल करा रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। वक्फ बोर्ड का के जो है जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इसलिए जागरूक देश को किया जा रहा है, हम सब जागरूक हों। और आज के इस कार्यक्रम में हम जो है यहीं विराम देंगे क्योंकि लंबा समय हो गया है और हम आगे मिलते रहेंगे, अपनी चर्चा करते रहेंगे और हम इस समाज और देश को आगे बढ़ाते रहें। और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम जागेंगे, युग जागेगा। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपना विचार बदलें। और हमने जैसा हिंदी के लिए बोला है कि हम हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे, यही हमारा कर्तव्य है और हम चलेंगे आगे। सब आप सबको प्रणाम, साधुवाद, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और सफल संचालन का आदरणीय दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल राय जी का बहुत बहुत साधुवाद, आपने नाम लिखा हिंदी में। और मैं तो चाहूँगा अपनी अपनी फेसबुक वगैरह पे भी अपन हिंदी में अब जो है वो बनाएं, अपने अपने अकाउंट हिंदी में ही नाम फीड करें, परिवर्तन दिखे कुछ ना कुछ।